नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 59वें एपिसोड में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 58वें एपिसोड में हमने देखा कि शूर्पणखा श्री राम के अलौकिक सौंदर्य को देखकर उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, वह भी विवाह का जिसे आत्मसंयमी राम कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण से विवाह करने की सलाह दी तो लक्ष्मण ने कहा, मैं अपने भाई का दास हूँ, पराधीन सपनेहु सुख नाही, तो मेरे साथ तुम दासी जैसा जीवन कैसे बिता सकती हो। जब मनोकामना पूरी नहीं हुई तो वह सीता को मारने पर झपटी। इस पर लक्ष्मण ने श्री राम के संकेत पर उसके नाक कान काट लिए। इसके बाद श्री राम ने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए खरदूषण व त्रिशरा को 14,000 राक्षसों सहित मार गिराया। साथियों, मित्रों, अब 59वें एपिसोड में हम देखते हैं जन स्थान पर राक्षसों सहित खरदूषण व त्रिशरा का वध हो गया। एक वनवासी ने अद्भुत पराक्रम करते हुए 3 घड़ी में सभी राक्षसों को मौत की घाट उतार दिया। तो प्रकंपन नाम के राक्षस ने तुरंत यह सूचना रावण को दी और साथ ही श्री राम के पराक्रम का वर्णन रावण के समक्ष इस प्रकार किया। उस दशरथ के पुत्र राम का शरीर गठन सिंह के समान है, कंधे विशाल हैं, भुजाएं गोल और लंबी हैं, वे अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी दिखते हैं। श्री राम के बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते हैं। राम के भय से राक्षस इधर उधर भागते हैं तो अपने सामने राम को ही खड़ा देखते हैं। आप अथवा पूरा राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम के सामने नहीं ठहर सकता। अतः मैं आपको युक्ति बताता हूँ कि राम को दुर्बल करने के लिए आप देव कन्या के समान उसकी सुंदर पत्नी सीता का हरण कर लें। मित्रों, साथियों, वाल्मीकि रामायण में खरदूषण के वध की सूचना रावण को पहले प्रकंपन ने दी और वह सीता जी के हरण का मानस बनाकर मारीच के पास चला गया, जो कि पास ही के आश्रम में रहता था। मारीच ने उसे बहुत प्रकार से समझाया कि जिसने तुम्हें सीता के हरण की सलाह दी है वह तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि तुम्हारा शत्रु है। वह तुम्हारे सुख चैन में आग लगाने का कार्य कर रहा है। मारीच ने रावण को आगे समझाते हुए यह भी कहा कि श्री राम तो पुरुषों में सिंह है, जो राक्षस रूपी मृगों का वध करने के लिए आए हैं। मेरी बात मानो, युद्ध की अग्नि में मत कूदो, जाओ अपने घर जाकर आराम से शयन करो। साथियों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता हरण का विचार त्याग कर रावण वापस आ गया। तक उसके पास शूर्पणखा नहीं आई थी। आगे का घटनाक्रम इस प्रकार आता है। जब उधर शूर्पणखा ने देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों का अकेले ही वध कर दिया है, तो वह जोर जोर से चीत्कार करते हुए रावण के द्वारा पालित लंकापुरी में पहुंची। लंका में रावण के दरबार में पहुंचकर उसने देखा कि जो रावण धर्म की जड़ काट देता था, पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था, जिसने अपने अत्याचारों से देव दानव गंधर्व सभी को पीड़ित कर रखा है, वह राक्षस रावण अपने दरबार में चाटुकार मंत्रियों के बीच बड़े गर्व से बैठा है। जो रावण लोगों को रुलाता था, उसी रावण पर शूर्पणखा अपनी दुर्दशा दिखाते हुए कुपित वाणी में इस प्रकार बोली, अरे राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो गए हो, भोग विलास में पड़े रहते हो, तुमने गुप्तचर भी नियुक्त नहीं किए हैं, कैसे दूरदर्शी हो। तुमने अभी तक गुप्तचरों की सहायता से जन स्थान में राक्षसों के महान संहार का समाचार भी प्राप्त नहीं किया। साथियों, इस प्रकार शूर्पणखा की अपनी बहन की नीति संगत बातों पर विचार करते हुए वह रावण चिंतित हुआ इस प्रकार बोला, कश्च रामे कथम वीर्य किम रूपे किम पराक्रमे किमर्थम दंडकारण्ये
प्रविष्टश्च सुदुस्तरम। राम कौन है, कैसा है उसका बल, रूप पराक्रम में कैसा है, और इस भयानक दंडक वन में उसने प्रवेश क्यों किया है। शूर्पणखा, साफ साफ बताओ, किसने तुम्हारे नाक कान काट कर कुरूप बना दिया है। साथियों, इसके बाद वह शूर्पणखा रावण को श्री राम का परिचय देते हुए इस प्रकार बोली। इतना ही नहीं, उसने अपने नाक कान काटे जाने का कारण कुछ और ही बताया। तो सुनिए, वह कहती है, हे भाई, राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो कामदेव के समान सुंदर हैं। वह महाबली युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं, कब छोड़ते हैं, मैं ये देख ही नहीं पाती थी। भाई लक्ष्मण बहुत तेजस्वी है, जो उनके ही समान है, जो अपने बड़े भाई का दाहिना हाथ बनकर रहता है। ऐसा लगता है मानो वह राम का प्राण ही है, जो रूप धारण करके बाहर विचरण कर रहा है। उनके साथ एक राजकुमारी है, जो लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। उसका नाम सीता है। वह श्री राम की पत्नी है। मैंने आज तक इतनी रूपवती स्त्री को पृथ्वी पर नहीं देखा। और भैया, सच कहूँ तो यस्य सीता भवेत् भार्या यम च दृष्टा परिष्वजेत् अभिजीवेत् स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरंदरात्। वह सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसको आलिंगन कर ले, वह व्यक्ति समस्त लोकों में इंद्र से भी अधिक भाग्यवान होगा। वह रूपवती स्त्री तुम्हारी भार्या बन जाए, तुम ही उसके योग्य पति हो, वह वनवासी राम नहीं। ऐसा विचार करके भाई, मैं उसे तुम्हारे लाने के लिए तैयार हुई थी, तभी क्रूर लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट कर मुझे कुरूप बना दिया। महाराक्षस राज रावण, अब तुम राम लक्ष्मण को मारकर छल बल से उसे अपनी भार्या बना लो। साथियों, शूर्पणखा के इस प्रकार भड़काने पर रावण ने अपने मंत्रियों से विचार किया और सीता हरण रूपी दुष्कर्म को पूरा करने का निर्णय कर लिया और एक बार पुनः अपने मामा मारीच के पास जाकर बोला, जन स्थान पर सभी राक्षस मेरी आज्ञा से रहते हुए आतंक मचाते थे। पैदल और मनुष्य होकर उस साधारण से वनवासी राम ने अपने बाणों से मेरे 14,000 राक्षसों को मार डाला। मेरे ही समान बलवान खरदूषण और त्रिशरा को भी मार डाला। मेरी बहन के नाक कान काट लिए। अब मैं बलपूर्वक उसकी पत्नी का हरण करके लाऊंगा। तात, तुम इस कार्य में मेरी मदद करो। तुम मायावी रूप बनाने में कुशल हो। तुम स्वर्ण का मृग बन जाओ। राम के आश्रम में सीता के सामने विचरण करो। तब वह सीता विचित्र मृग को देखकर राम लक्ष्मण को पकड़ लाने के लिए अवश्य कहेगी। तब तुम छल से पहले राम को और फिर लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना। तब मैं सीता का अपहरण कर लूँगा। सीता का अपहरण करने के बाद राम दुर्बल हो जाएगा और भाई के दुख में लक्ष्मण भी दुर्बल हो जाएगा। तब मैं उनका वध कर दूंगा। साथियों, जब मारीच ने रावण की ये योजना सुनी तो वह मृत के समान हो गया। फिर धैर्य धारण करके तरह तरह से रावण को समझाने लगा। आप बीती बताने लगा कि विश्वामित्र के आश्रम में कैसे राम ने एक बाण से उसे सैकड़ों योजन समुद्र में फेंक दिया था। अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब रावण नहीं माना तो मारीच ने सोचा, जब दोनों ही तरफ से मेरा वध निश्चित है तो मैं प्राण दंड भोगने के स्थान पर श्री राम के हाथों कर्तव्य पालन करते हुए ही मरूंगा। साथियों, ऐसा निर्णय करके मारीच ने स्वर्णमय मृग रूप धारण किया। उस मृग के बारे में रामायण में इस प्रकार का वर्णन आता है। वह मृग बहुत अद्भुत था। उसके सींग नीलमणि से बने थे। मुख पर सफेद व काले रंग की बूंदें थी। मुख पर लाल कमल के समान निशान था। कान नीले थे, गर्दन ऊंची, पेट नीला, पिछला भाग महुए के फूल के समान श्वेत था। राक्षस क्षण भर में परम शोभा से युक्त मृग बन गया। उछलता कूदता सीता के सम्मुख कुटिया के पास मंडराने लगा। पुष्पों का चयन करती हुई सीता ने
उस रत्नमय मृग को देखा, वह चित्र लिखित सी देखती रह गई। मृग भी सीता के सम्मुख कभी विचरता, कभी छिपता, कपट लीला कर रहा था। तब सीता जी ने श्री राम व लक्ष्मण को बुलाते हुए कहा, आर्यपुत्र लक्ष्मण, यहाँ आइए, देखिए इस मृग को, यह कितना अद्भुत है। तब लक्ष्मण जी ने हिरण को देखा तो उन्हें संदेह हो गया कि यह तो कपट मृग मारीच है। इसने अपने कपट से पहले ही बहुत से राजाओं का वध किया है। हे पुरुष सिंह रघुनाथ, यह अनेक मायाओं को जानता है, वही सब माया इस मृग रूप में बनकर प्रकाशित हो रही हैं। जब मारीच ने माया मृग के रूप में भोली मुस्कान वाली जनक नंदिनी की विचार शक्ति का हरण कर लिया, तब वे श्री राम से इस प्रकार हर्षित होकर के बोली, आर्यपुत्राभिरामो असौ मृगो हरति मे मनय, आनय एनम महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यति। आर्यपुत्राभिरामासौ मृगो हरति मे मनय, आनय एनम महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यति। आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए, यह हम लोगों के साथ मन बहलाव के लिए रहेगा। हे राजन, यद्यपि अपने आश्रम पर एक से एक दर्शनीय मृग चरने आते हैं, परंतु इसके जैसा दीप्तिमान चंद्रमा के समान इस वन प्रांत को प्रकाशित करने वाला स्वर्णिम मृग को मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका स्वर भी बहुत निराला है। नाथ, अगर आप इसे जीवित ही ले आए तो महान आनंद हो जाएगा। जब हम वनवास की अवधि पूरी करके अयोध्या जाएंगे तो ये मृग हमारे साथ अंतपुर की शोभा बढ़ाएगा और भरत को और माताओं को बहुत विस्मित करेगा। आगे जनक नंदिनी ने इस प्रकार कहा, साथियों, निहरत तस्यास्य सत्वस्य जाम्बुनदमयी त्वचि शष्पावृस्याम विनीतायाम इच्छाम्य अहम उपासितुम। कि स्वामी, कदाचित यह जीवित ना पकड़ा जाए तो आप इसका चर्म ही ले आइए। मैं उस चर्म पर आपके साथ बैठकर बहुत आनंदित होना चाहती हूँ। जब सीता जी की इस प्रकार की अद्भुत बातें श्री राम ने सुनी और उस नीलमणि के समान सींग वाले नक्षत्र लोक की भांति चमकीले अद्भुत मृग को देखा तो विस्मित हो गई और हर्ष में भरकर लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, देखो तो यह मृग कितना सुंदर है। सुमित्रा नंदन, मुझे नहीं लगता देवराज इंद्र के नंदन वन में भी कोई ऐसा मृग होगा। देखो, जब ये जमाई लेता है तो इसकी जिह्वा अग्नि के समान चमकने लगती है। इसका उदर शंख व मोती के समान सुंदर है। अपने सौंदर्य के कारण यह जीवित नहीं बचेगा। और आगे इस प्रकार कहा, यदि वायम तथा यन्माम भवेद वदसि लक्ष्मण, मायेषा राक्षस्येति कर्तव्यो अस्य वधो मया। लक्ष्मण, जैसा तुम कहते हो कि यह मायावी मृग है, यदि ऐसा है, ये राक्षसी माया है, मारीच है, तो मुझे अवश्य इसका वध करना चाहिए, क्योंकि इस दुष्ट मारीच ने पहले ही बहुत से मुनियों की हत्या की है। तुम भी कवच और अस्त्र आदि से सुसज्जित हो जाओ। मैं जनक नंदिनी की इच्छा पूरी करने के लिए इस मृग को जीवित या मारकर लाने जा रहा हूँ। तुम सावधान होकर सीता की रक्षा करना। मैं शीघ्र ही चर्म लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी जटायु के साथ तुम सीता को अपने संरक्षण में रखना, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर से राक्षसों का भय बना रहता है। साथियों, श्री राम ने लक्ष्मण जी को इस प्रकार निर्देश देकर सोने की मूठ वाली तलवार को कमर से बांधा, अपने धनुष को हाथ में लेकर तरकस पीठ पर बांधकर शीघ्र ही उस कंचन मृग का पीछा करने के लिए निकल पड़े। साथियों,
यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि वे किस प्रकार पीछा करते हुए उस कंचन मृग को मारते हैं, मारीच प्रकट होता है और आगे का घटनाक्रम क्या बनता है। बने रहिए मेरे साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।